छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। तो नीचे जो है कुछ पर्व दिए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से पर्व भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। तो देखिएगा, हमारे जो हिंदी कैलेंडर में जो महीने होते हैं वो दो पक्षों में बटा हुआ होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो जो त्योहार, मतलब यहाँ जितने त्योहार दिए हैं उनमें से कौन से पर्व कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं भाद्रपद माह के, ये आप लोगों को बताना है। तो साथ में ना आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा मेरे आंसर बताने के पहले। तो देखिएगा, जो भोजली है ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष प्रथमा को। वहीं कमर छठ, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो है ना, कमर छठ जो है ये कृष्ण पक्ष के छठवें, जो कृष्ण पक्ष का जो छठवां दिन होता है उसमें जो है कमर छठ मनाया जाता है, षष्ठी को। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये षष्ठी को मनाया जाता है। उसके बाद आठे तिहार ये अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आठे तिहार अष्टमी को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। देखो, जो भोजली है वो कृष्ण भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष प्रथमा को, उसके बाद कमर छठ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी को कमर छठ, उसके बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है आठे तिहार। वही जो तीजा है, तीजा भी जो है भाद्रपद माह में मनाया जाता है, लेकिन तीजा जो है कृष्ण पक्ष में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के तृतीया को। ध्यान रखेंगे, ये शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है तीजा। हरितालिका अभी बीता है ना, तीजा भी वो जो है शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। तो आपको जो है छत्तीसगढ़ के जो लोक पर्व हैं उनको इसी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका कूट मिलाना है ना, तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। 1 2 3 अर्थात स इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परलकोट जमींदारी के जमींदार गेंद सिंह की उपाधि होना था, ये की होना था। तो परलकोट जमींदारी के जमींदार गेंद सिंह की उपाधि निम्न में से क्या थी। तो देखो, परलकोट के जमींदार थे, क्या नाम था उनका? गेंद सिंह, जो कि 1825 में विद्रोह कर दिया था ना अंग्रेजों के विरुद्ध, और इनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। इनके महल के सामने ही इनको जो है शहीद कर दिया गया था। तो इनकी उपाधि क्या थी ये आप लोगों को बताना है। तो इनकी उपाधि थी भूमिया राजा की। ध्यान रखेंगे, इनकी उपाधि क्या थी? भूमिया राजा। भूमिया राजा ये जो है ना, जो बस्तर के जो काकतीय वंश के शासक थे उनके अधीन थे, मतलब कि उनकी अधीनता को इन्होंने स्वीकार कर रखा था जमींदार गेंद सिंह ने। तो बस्तर के काकतीय वंश के अधीन थे। भूमिया राजा की इनको उपाधि दी गई थी, मतलब इन्होंने खुद धारण किया हुआ था भूमिया राजा। ध्यान रखना, खुद ये जो है अपने आप को भूमिया राजा कहते थे, और इनके जो प्रजा थी, इनके जमींदारी के जो प्रजा थी वो भी इनको जो है भूमिया राजा मानती थी। इनका ऐसा मानना था कि जो गेंद सिंह हैं उनके पूर्वजों का ऐसा मानना था कि ये लोग जो हैं पर्वत से निकले हैं, ऐसा ये लोग मानते थे। वहीं काकतीय वंश के शासकों के द्वारा जमींदार गेंद सिंह और उनके पूर्वजों को बस्तर राज्य के अंतर्गत जमींदार की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रहेंगे, भूमिया राजा याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस राजवंश ने बस्तर क्षेत्र में शासन नहीं किया था। तो देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस राजवंश ने बस्तर क्षेत्र में शासन नहीं किया था। तो नल वंश, भाई ये तो बस्तर क्षेत्र का एक प्रमुख राजवंश था। काकतीय वंश ये भी काफी प्रमुख राजवंश था, लगभग 600 साल तक शासन किया। फणी नागवंश, देखो नागवंश हमारे छत्तीसगढ़ के 2 स्थानों पर शासन किया, एक कवर्धा, दूसरा बस्तर। जो फणी नागवंश के शासक थे ये कवर्धा में शासन करते हैं किए थे, और जो छिंदक नागवंश हैं ये बस्तर में शासन किए थे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फणी नागवंश, जो कि कवर्धा में शासन किए थे। और इन्हीं लोगों ने कवर्धा में क्या बनवाया था भाई? भोरमदेव का मंदिर बनवाया था, मड़वा महल बनवाया था, छेरकी महल बनवाया था, इन्हीं फणी नागवंश के शासकों ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। कुरुषपाल शिलालेख, ये वाला क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से सीजीपीएससी के 2020 का जो एग्जाम हुआ था ना,
प्रीलिम्स, उसमें शायद ये पूछा गया था, उसी से मैंने इसको उठाया है शायद। कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखो कुरुषपाल शिलालेख, ये जो कुरुषपाल है बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, तो यहाँ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर देव प्रथम के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि काकतीय नहीं था, ये नागवंश का था, सोमेश्वर देव प्रथम। तो यहाँ पर जो सारे शासक हैं ये बस्तर क्षेत्र में शासन करने वाले थे, मतलब कि नागवंश से संबंधित। लेकिन सीजीपीएससी में ना इसको बड़े आसान तरीके से पूछा गया था। सोमेश्वर देव के अलावा जो दूसरे ऑप्शन दिए हुए थे ना, वो पांडु वंश, मतलब छत्तीसगढ़ के जो दूसरे राजवंश हैं उनके शासकों के नाम दिए हुए थे, तो वो थोड़ा सा सरल पूछा गया था। थोड़ा सा मैंने इसको जो है कठिन कर दिया और सारे जो है नागवंश के शासकों के नाम यहाँ पर मैंने दे दिए। तो इस तरह से कठिन भी पूछा जाता है, सरल भी पूछा जाता है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। तो सोमेश्वर देव, इसके विषय में जानकारी मिलती है कुरुषपाल शिलालेख से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब आरंभ हुआ? तो देखिएगा 1923 में हमारे भारत के मध्य में झंडा सत्याग्रह हुआ था। जबलपुर से ये शुरू हुआ था और फिर बाद में बिलासपुर, रायपुर, नागपुर इस तरफ जो है तेजी से फैला था। तो ये हमारे बिलासपुर में कब आरंभ हुआ भाई? तो 31 मार्च 1923 को बिलासपुर में आरंभ हुआ झंडा सत्याग्रह। इसमें क्या होता था, जो सत्याग्रही होता था ना, वो जो सार्वजनिक स्थल होते थे, विशेष करके जो सरकारी कोई कार्यालय हो गया, उस टाइप का जो स्थल होता था, वहां पर जाकर के कांग्रेस का झंडा फहराया जाता था शांतिपूर्वक तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में किसके द्वारा ध्वजारोहण किया गया? 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में किसके द्वारा ध्वजारोहण किया गया? तो देखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, ये जो हैं उस समय मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मध्य प्रांत की राजधानी होती थी नागपुर, तो वहां पर इन्होंने ध्वजारोहण किया था। नागपुर में सीतावर्डी, वहाँ पर इन्होंने ध्वजारोहण किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनके विषय में मुझे मालूम नहीं इन्होंने कहाँ ध्वजारोहण किया, हो सकता है ये राजनांदगांव में ध्वजारोहण किए होंगे, लेकिन पक्का नहीं मालूम। वामन बलीराव लाखे, इन्होंने रायपुर में ध्वजारोहण किया था। और घनश्याम सिंह गुप्त, इन्होंने दुर्ग में ध्वजारोहण किया था, क्योंकि ये दुर्ग से थे। तो घनश्याम सिंह गुप्त इन्होंने दुर्ग में ध्वजारोहण किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बारे में बताइएगा, अगर आप में से किसी को जानकारी हो कि इन्होंने कहां पर ध्वजारोहण किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन छूट गया मुझे, ऐसा लग रहा है। नहीं, ठीक है ना, ठीक। हाँ, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी है उस तरफ से अधिकतर वर्षा होती है। वैसे तो बाकी तरफ से भी वर्षा हमें प्राप्त होती है, लेकिन प्रमुखतः हमको जो है दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो पश्चिमी गर्त है ना, जो भूमध्य सागर, वहाँ से भी हमको वर्षा प्राप्त होती है। ध्यान रखना, वो शीतकालीन वर्षा जो होती है ना, वो पश्चिमी गर्तों से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है? तो ये बड़ा फेमस है भाई, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। तो देखो, नरवा का मतलब क्या होता है, ये छोटे मोटे जो नदी नाले होते हैं उसको नरवा बोला जाता है। गरवा मतलब जो गोधन होता है ना, गाय बैल, वो। घुरवा मतलब ये जो जहाँ पर खाद वगैरह एकत्र किया जाता है ना, खाद मतलब ऐसा नहीं, जो गांव देहात में क्या होता है, पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं, तो जो पत्ते वगैरह गिरते हैं और दूसरी चीज़ें होती है, तो उनको जो है किसी जगह पर इकट्ठा किया जाता है और वो अपने आप जो है ऑर्गेनिक खाद में तब्दील हो जाता है, तो उसको बोला जाता है घुरवा। और बाड़ी मतलब बाड़ी जो घर के पीछे छोटा सा जगह होता है, तो उसमें साग भाजी लगाया जाता है, तो वो। तो इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, मतलब कि देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हर गाँव में हर घर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि हर गाँव में कोई ना छोटा मोटा नदी नाला जरूर होगा। उसके बाद गरुआ मतलब गोधन, भाई गाय बैल हर गांव में हर घर में होता ही है। और घुरवा भाई गांव है, मतलब पेड़ पौधे होंगे तो पत्ते वत्ते गिरेंगे तो उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाएगा, तो घुरवा भी होगा, मतलब कि खाद बनाने का जगह भी होगा। उसके बाद बाड़ी भी होगा, छोटा मोटा जगह होगा ही होगा। तो ये चीज़ें जो है हर गाँव में हर किसान के पास, हर ग्रामीण के पास होता ही है। तो इसको जो है डेवलप करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ग्राम सुराजी योजना
ग्राम सुराजी योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना शुरू की गई। योजना नहीं, अभियान। तो ध्यान रखेंगे, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी अभियान ये जो है ग्राम सुराजी योजना के तहत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संत गहिरा गुरु किस जनजाति से थे? संत गहिरा गुरु ये किस जाति से थे ये आपको बताना है। तो ये ना कंवर जनजाति से थे, कंवर जनजाति से थे संत गहिरा गुरु, और कंवर जनजाति का इनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन भी था। इसके अलावा जो मिनी माता थी ना, उनका भी कंवर जनजाति और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जनजातियों से काफ़ी मतलब वो था, लगाव तो नहीं कहना चाहिए, एक तरह से संपर्क इस टाइप से। तो संत गहिरा गुरु जो है कंवर जनजाति से संबंधित थे, और संत गहिरा गुरु के नाम पर ही सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। मतलब कि जो सरगुजा विश्वविद्यालय है उसका नाम अब क्या हो गया? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है? तो भाई ये जो है ना राजनांदगांव के मंडी में, राजनांदगांव में जो मंडी है वहां पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।